हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2024 और 11 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस मंत्रालय ने भारत में डेटा प्रबंधन और प्रसार में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करते हुए ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ई-सांख्यिकी पोर्टल मेकिंग आ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन डाटा मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस मंत्रालय ने भारत में डेटा प्रबंधन और प्रसार में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करते हुए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत में डेटा प्रबंधन और प्रसार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य एक व्यापक प्रणाली के माध्यम से आधिकारिक आंकड़ों को साझा करना है, जिसे पहुंच और विश्लेषण में आसानी के लिए डिजाइन किया गया है। ई सांख्यिकी पोर्टल को दो प्रमुख मॉड्यूल डेटा कैटलॉग और मैक्रो इंडिकेटर के साथ डिजाइन किया गया है। डेटा कैटलॉग मॉड्यूल मंत्रालय की प्रमुख डेटा परिसंपत्तियों की विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को आसानी से डेटा खोजने और डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्डन सर्कल विशेष बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ गोल्डन सर्कल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक या फोर्थ ऑप्शन है DBS बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्डन सर्कल विशेष बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, DBS बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। DBS बैंक इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता बैंकिंग कार्यक्रम DBS गोल्डन सर्कल लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है, जो विशेष लाभ और सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें बचत खातों और सावधि जमाओं पर आकर्षक ब्याज दरें, बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएं और आय की असुरक्षा को दूर करने के लिए वैयक्तिक वित्तीय सेवाएं शामिल हैं, जो बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 में उजागर किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन कंपनी हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेकेंड ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक।
बताइएगा फ्रेंड्स, किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। 2024 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें RIL की रैंकिंग 86 से सुधरकर 88 हो गई। 2023 में केवल 8 भारतीय कंपनियों को सूची में शामिल किया गया और HDFC बैंक को इस साल पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भाला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? नेशनल जेवेलियन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 5 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 6 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 7 अगस्त को या फोर्थ ऑप्शन है 8 अगस्त को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय भाला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। देश में एथलेटिक्स की नियामक संस्था भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के सम्मान में यह तिथि निर्धारित की है। यह समारोह उनकी उपलब्धि को मान्यता देता है और पूरे देश में भाला फेंक खेल को बढ़ावा देता है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया और स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में जारी डेलॉइट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेलॉइट रिपोर्ट रिलीज्ड इन अगस्त 2024, what is the likely growth rate of the Indian economy in FY25? फर्स्ट ऑप्शन है 7 से 7.2%, सेकेंड ऑप्शन है 6.6 से 6.8%, थर्ड ऑप्शन है 7.2 से 7.4% या फोर्थ ऑप्शन है 6.7 से 6.9%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 7.2%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डेलॉइट के अगस्त 2024 के भारत आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025 में 7% से 7.2% के बीच मजबूत आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, जो मजबूत आर्थिक बुनियादी कारकों द्वारा प्रेरित है, जो आर्थिक सर्वेक्षण की भविष्यवाणी को पार कर गया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुरूप है। आउटलुक के अनुसार विभिन्न कारकों के कारण मामूली निजी खपत के बावजूद गैर खाद्य और विवेकाधीन खर्च की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है। ग्रामीण खर्च प्राथमिकताएं व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, क्लिक कॉमर्स वर्टिकल स्विंगी इंस्टामार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ क्विक कॉमर्स वर्टिकल स्विगी इंस्टामार्ट? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है साईराम कृष्णमूर्ति, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला या फोर्थ ऑप्शन है सुमंत सिन्हा।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, क्विक कॉमर्स वर्टिकल स्विंगिंग इंस्टामार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साई राम कृष्णमूर्ति को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईपीओ के लिए तैयार स्विगी ने साई राम कृष्णमूर्ति को अपने त्वरित व्यापार वर्टिकल स्विगी इंस्टामार्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। इस नई भूमिका में वह स्विगी इंस्टामार्ट की परिचालन इकाइयों की देखरेख करेंगे, जिसमें डार्क स्टोर संचालन, बुनियादी ढांचा संचालन, शहर का विकास और विस्तार शामिल है। खुदरा और एफएमसीजी क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में 18 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वह स्विगी इंस्टामार्ट में पहले सीओओ के रूप में शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है विकास लखेरा, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्थी या फोर्थ ऑप्शन है उमेश मिश्रा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास लखेरा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, जिन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी के उपनाम से जाना जाता है। उनके पास असम राइफल्स और उत्तर पूर्व क्षेत्र का विविध और समृद्ध पेशेवर अनुभव है। उन्होंने नागालैंड में असम राइफल्स में महानिरीक्षक के पद सहित उत्तर पूर्व में व्यापक रूप से सेवा की है। जनरल ऑफिसर को भारतीय सैन्य अकादमी में 4 सिख लाइट इन्फेंट्री में 1990 में कमीशन प्राप्त हुआ था, जिस यूनिट की उन्होंने बाद में रेड हॉर्न डिवीजन के तहत निचले असम में कमान संभाली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस के जीवन बीमा उत्पादों तक पहुंच बनाने के लिए एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा की जरूरत पूरी हो सके? Which small finance bank limited has partnered with Edelweiss Life Insurance to access Edelweiss Life Insurance products suite, thereby meeting their need for financial security? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय लघु वित्त बैंक या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक लघु वित्त बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है। यह रणनीतिक साझेदारी CFFB के ग्राहक आधार को एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस के जीवन बीमा उत्पादों तक पहुंच प्रदान करेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा की जरूरतें पूरी हो सकें। इस व्यवस्था का उद्देश्य CSFB के ग्राहकों को एडलवाइस लाइफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा टच पॉइंट तक पहुंच प्रदान करके उनकी जीवन बीमा पेशकश को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नोहा
लाइल्स ने जमैका के किसन थॉम्सन को पछाड़कर 9.784 सेकेंड में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। वह किस देश से हैं? नोहा लाइल्स पास्ट जमैका किसन थॉम्सन टू विन his first Olympic gold medal in a lifetime best 9.784 seconds. He is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पोलैंड, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। नोहा लाइल्स ने जमैका के किसन थॉम्सन को पछाड़कर 9.784 सेकेंड में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, USA से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिका के नोहा लाइल्स ने जमैका के किसन थॉम्सन को पछाड़कर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय 9.784 सेकेंड में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। लाइल्स ने थॉम्सन से केवल 5000वें सेकेंड आगे रखकर फिनिश लाइन पार की, जिन्होंने 9.784 का समय दर्ज किया। दौड़ समाप्त होने के लगभग 30 सेकेंड बाद तक परिणाम स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि प्रतियोगी फोटो फिनिश के विवरण के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अविनाश साबले अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहने के बाद स्टीपलेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अविनाश सेबिल become the first Indian man to qualify for the steeplechase final after finishing 5th in his heat. फर्स्ट ऑप्शन है 1000 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2000 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 3000 मीटर या फोर्थ ऑप्शन है 4000 मीटर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अविनाश साबले अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहने के बाद कितने हजार मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3000 मीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अविनाश सावले अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहकर 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए, लेकिन क्वार्टर मिलर किरण पहल पेरिस ओलंपिक में अपनी हीट में 7वें स्थान पर रहने के कारण महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में स्वतः सेमीफाइनल स्थान प्राप्त करने में असफल रहीं। मौजूदा दल में नीरज चोपड़ा के बाद सबसे सफल ट्रैक एवं फील्ड एथलीट साबले ने 8:15 का समय लेकर दूसरे हीट में 5वां स्थान हासिल कर फाइनल राउंड में जगह बनाई। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।